हम बात करेंगे भारत की, ना इंडिया की ना हिंदुस्तान की, बस शुद्ध सनातन भारत की, जहाँ ज्ञान की अविरल गंगा बहती है, वेदों की पहली वाणी गूंजी है। ये देवों की तपोभूमि है, राम और कृष्ण की कर्मभूमि है। हम बात करेंगे उस भारत की जो हम सबकी मातृभूमि है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग कुछ ऐसी खोजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अब तक अंग्रेजों द्वारा परोसे गए इतिहास की नींव ही हिला देंगे, क्योंकि जितने प्रश्न भारत की सभ्यता और भारत के वेदों पर उठाए गए, ये कहा गया कि भारत की सभ्यता आर्यों की देन है और आर्य बाहर से आए थे, उससे कहीं अधिक प्रश्न इन खोजों ने इतिहास की उनकी इस व्याख्या पर ही उठा दिए हैं। कहा जाता है कि भारत में जो सबसे पहली सभ्यता पाई गई वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। कहते हैं 3300 बीसी के काल की यह सभ्यता उस समय की सबसे विकसित ऐसी सभ्यता थी जो किसी गांव का नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित शहर का आभास कराती है। बेहद करीने से बने पक्के मकान, सभी मकान एक ही तरह के, हर घर के लिए 4:2:1 के माप की ईंटों का प्रयोग, हर घर के सामने का दरवाजा एक पतली गली से होता हुआ मेन रोड से जुड़ता है। सीवेज की पक्की और ढकी हुई नालियां जो घर के पीछे से निकलकर बड़े नाले से जुड़ती थी, यानी आज से भी बेहतर ड्रेनेज सिस्टम। हर घर में नहाने के लिए स्नान घर, सड़कें पूरब से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। शहर की चारों तरफ दीवार थी। इतना ही नहीं, शहर दो भागों में बटा हुआ था। एक हिस्सा थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था जहां एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग रहते थे, और दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ था जहां शहर की आम जनता रहती थी। उनकी सभ्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस ऊंचे स्थान पर आज के स्विमिंग पूल जैसी जगह मिलती है जिसे द ग्रेट बाथ कहते हैं। यहाँ सीढ़ियों से लेकर नहाने और कपड़े बदलने तक के कमरे भी चारों ओर बने मिले हैं। इसके अलावा इस ऊंचे स्थान पर अनाज रखने के गोदाम भी मिले हैं, जहां संभवतः ये साल भर के लिए अन्न स्टोर करके रखते थे। है ना आश्चर्यजनक? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले लोगों की सोच में इतनी वैज्ञानिकता हो सकती है? लेकिन ये कल्पना नहीं, सच है जिसके आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिले हैं। जरा सोचिए, उस मानव ने कितना संघर्ष किया होगा जिसने गुफाओं से लेकर एक सुव्यवस्थित शहर तक का सफर तय किया है। अगर खुदाई के आधार पर जो बातें अब तक हमारे सामने रखी गई हैं उनकी बात करें तो यहाँ के लोग बैल, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे जीव पालते थे। हाथी और राइनोसेरोस भी इस काल में पाए जाते थे। इतना ही नहीं, इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि ये लोग ईरान और इजिप्ट जैसे देशों से व्यापार भी करते थे। इस काल में पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव की सील भी मिली है। कहा जाता है कि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती था। ये लोग गेहूं, बाजरा, दाल, तिल, चावल और कपास की खेती करते थे। यहाँ की खुदाई में ज्वेलरी यानी आभूषण भी मिले हैं जो इनकी संपन्न जीवन शैली के बारे में बताती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खोज जो यहाँ मिली, जिसे इतिहासकार फायर ऑल्टर्स यानी यज्ञ वेदी मानते हैं। भारत की हजारों साल पुरानी ये सभ्यता जानते हैं कहाँ मिली थी? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, जो वर्तमान में लाहौर में स्थित है। दरअसल सिंध नदी के किनारे बसी इस सभ्यता का फैलाव सिंध नदी के किनारे बहुत बड़े भूभाग में है। आज के संदर्भ में बात करें तो इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब का भाग है, तो कुछ भारत के कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का। इसका काल इतिहासकारों के अनुसार आज से लगभग 5500 साल पहले का है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में कहा जाए तो 3300 बीसी से लेकर 1400 बीसी
यानी आज से 5,500 साल पहले। इसी सभ्यता का कुछ हिस्सा हमें राखीगढ़ी में भी मिला है, जो भारत के हरियाणा के हिसार में घग्गर नदी से 27 किलोमीटर दूर स्थित है और इसका काल 650 बीसी के लगभग का बताया जा रहा है। इसी तरह इस सभ्यता का कुछ हिस्सा हमें गुजरात के लोथल में भी मिला है, लेकिन यहाँ पर हमें एक अनोखी जगह भी देखने को मिली है, डॉक यार्ड, यानी ऐसी जगह जहाँ पानी के जहाज खड़े किए जाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि यह इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ इन लोगों के पास पानी के जहाज बनाने का विज्ञान था, बल्कि ये लोग इसका उपयोग समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए भी करते थे। इसके अलावा यहाँ घोड़े के अवशेष और यज्ञ वेदी भी मिले हैं। घोड़े के अवशेषों के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि ये घोड़े इम्पोर्टेड रहे होंगे। इस प्रकार अब तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक साइट्स मिली हैं। 1856 में जब इस सभ्यता के पहले साक्ष्य मिले थे, तब कहा गया था कि उस काल में भारत में केवल इसी स्थान पर सभ्यता थी जो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। यह सभ्यता नष्ट कैसे हुई, इसके बारे में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। किसी के अनुसार सूखा, किसी के अनुसार बाढ़ जैसी कोई प्राकृतिक आपदा, तो किसी का मत है कि सेंट्रल एशिया से आर्यों ने आकर इन पर आक्रमण किया था। ये आर्य घोड़ों पर सवार होकर आए थे। इन्हीं के साथ युद्ध में सिंधु घाटी सभ्यता पराजित ही नहीं हुई, बल्कि नष्ट भी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा खेती था, वो युद्ध कला से अनजान थे। लेकिन फिर हमारे इतिहासकारों के सामने तमिलनाडु की कीलाड़ी सभ्यता के साक्ष्य आते हैं, और ये साक्ष्य कोई साधारण साक्ष्य नहीं थे। इन साक्ष्यों ने संपूर्ण विश्व के इतिहासकारों को ही नहीं, वैज्ञानिकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। आप सोच सकते हैं कि इन साक्ष्यों में इतिहासकार आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को इन्होंने आकर्षित क्यों किया? इसका जवाब सुनकर आप भी चौंके बिना नहीं रह सकेंगे। दरअसल यहाँ से मिलने वाले बर्तनों पर जो चित्रकारी मिली है, वो कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी से की गई है। कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा कि नैनो शब्दों से हम समझ सकते हैं, इस शब्द का मतलब होता है बहुत ही छोटा। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे कण, इतने बारीक कि इन्हें साधारण आंखों से देखना संभव नहीं होता, इनका प्रयोग किया जाता है। आधुनिक विश्व में यह तकनीक पहली बार 1993 में जापान ने खोजी थी, और आज इसका प्रयोग मेडिकल साइंस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, जेनेटिक्स जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। जरा सोचिए, आज से 5,000 साल पहले तमिलनाडु में मिलने वाली एक सभ्यता के पास नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर आर्किटेक्चर, नेवी, एग्रीकल्चर तक की नॉलेज थी। ये तो हुई वैज्ञानिकों को अचंभित करने वाली बात। अब आते हैं इतिहासकारों को चौंकाने वाली खोज पर। दरअसल दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मिलने वाली इस सभ्यता का काल तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिल ही रहा था। रहन सहन के तौर तरीके भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिल रहे थे। वैसा ही सुव्यवस्थित शहर, ईंटों के बने पक्के मकान के अलावा इनकी लिखने की शैली भी काफी हद तक सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती थी। इतना ही नहीं, बल्कि ताजा रिसर्च में ये महत्वपूर्ण बात भी सामने आई है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की R1A1 जीन का एक हिस्सा किलाड़ी की सभ्यता के लोगों से मिलता है। अब ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि किलाड़ी ने अब तक हिस्टोरियंस के द्वारा किए गए 2 दावे तो ध्वस्त कर दिए। पहला ये कि सिंधु घाटी की सभ्यता ही भारत में एकमात्र सभ्यता थी। दूसरा ये कि दोनों सभ्यताओं के जीन मिलते हैं, और यही जीन भारत के अधिकांश हिस्से के लोगों में पाए जाते हैं। यानी भारत की वंशावली सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के साथ मिलती है, ना कि आर्यों से। यानी आर्य बाहर से आए ही नहीं थे। तो इतिहासकारों का आर्य आक्रमण सिद्धांत नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे नई खोजें सामने आती जा रही हैं, यह सिद्धांत केवल एक मजाक बनता जा रहा है।
लेकिन इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था और वो आश्चर्य था सिनौली। दरअसल सिनौली के रूप में हमारे सामने इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खुल गए हैं जो अब तक सामने ही नहीं आए थे। अब ये सब जानबूझ के किया गया या फिर अनजाने में, इस पर भी शायद कभी खोज हो। आइए देखते हैं सिनौली में हमें क्या मिला। रथ, ये रथ जिन्हें संभवतः घोड़े ही चला सकते हैं। औजार, हथियार, तलवार, पुरुष योद्धा ही नहीं महिला योद्धा भी। युद्ध के दौरान उनके द्वारा आत्मरक्षा में पहने जाने वाली कॉपर की जैकेट। इतना ही नहीं, सिनौली की खुदाई में यह बात भी सामने आई कि इस सभ्यता के लोग वैदिक रीति से अंतिम संस्कार करते थे। दरअसल सिनौली से जो अवशेष मिले हैं उससे यह प्रतीत होता है कि यह किसी भीषण युद्ध की साइट है। इस युद्ध को हर योद्धा ने बहुत वीरता और साहस के साथ लड़ा था। इतिहास के इन तथ्यों के मायने कितने गंभीर हैं, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? ये इतने गंभीर हैं कि इन्होंने आर्य आक्रमण सिद्धांत को ही मजाक बना दिया है। इन खोजों ने यह साबित कर दिया है कि जो रथ मिले हैं उनके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि इन्हें केवल घोड़े ही चला सकते हैं। इसका मतलब भारत में पहले से ही घोड़े थे और इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों द्वारा जो आर्य आक्रमण सिद्धांत में बताया गया कि आर्य बाहर से आए थे और घोड़े वो लाए थे, ये दावा गलत है। दूसरा, यहाँ मिलने वाले कंकालों के साथ युद्ध के हथियार और सुरक्षा के लिए कॉपर के कवच भी मिले हैं। ये कंकाल पुरुष और महिला योद्धाओं दोनों के हैं जो वीरता पूर्वक युद्ध के दौरान मारे गए, यानी ये योद्धा भी थे और युद्ध कला में निपुण भी। तो जो आर्य आक्रमण सिद्धांत में कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल खेती करते थे, उन्हें युद्ध कला का ज्ञान नहीं था और वे आर्यों से इसलिए पराजित हो गए, ये गलत सिद्ध होता है। तीसरी बात जो इन खोजों से सामने आई है कि शवों का अंतिम संस्कार वैदिक रीति से किया गया। यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी वेद मौजूद थे, जबकि आर्य आक्रमण सिद्धांत में हमें यह बताया गया कि वेद आर्यों ने लिखे थे। सिनौली ने अंग्रेजों के इस तथ्य को भी झुठला दिया। तो स्पष्ट है कि ना तो आर्य बाहर से आए थे, ना घोड़े लाए थे, ना वेद लाए थे। लेकिन कुछ और आश्चर्यजनक तथ्य सिनौली से सामने आए हैं। जैसे सिनौली में जो रथ मिले हैं उनके पहिए वैसे ही हैं जैसे महाभारत के काल में वर्णित हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि सिनौली उन 5 गांवों में से एक वो गांव था जो भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए मांगे थे। यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिकों द्वारा महाभारत का काल 3102 बीसी यानी आज से लगभग 5000 साल पहले का ही बताया गया है, जो कि सिनौली और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। जैसे जैसे नई खोजें सामने आती जाएंगी और भी राज खुलेंगे, लेकिन अब तक की खोज आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ध्वस्त करने के लिए काफी है। तो अब प्रश्न ये है कि जब आर्य आए ही नहीं थे तो ये शब्द आर्य कहाँ से आया? इसे जानने के लिए देखिए सीरीज का अगला भाग। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों को इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।